गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। मेरे बच्चों, हरियाणा की ज्योग्राफी में हम सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसका नाम आप सभी जानते ही हैं, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा जो एक किताब लिखी गई थी, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उस किताब के माध्यम से अपने हरियाणा को जो 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था, उन 8 में से मैं आप लोगों को 6 भौगोलिक क्षेत्र पिछली क्लास में कवर करवा चुका हूं। और आज की क्लास में मेरे बच्चों हम कंप्लीट करते हुए इस टॉपिक को एक तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में, जिसका नाम होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का अपवा तंत्र। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सुनील कुमार, बलजीत, गौरव, गुलशन, एकता, सोनी, मोनिका, ज्योति, प्रीतम, दीपक, प्रीति, चलेगा भाई, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो हमने जलोढ़ मैदानों को पढ़ लिया था, हमने बांगर मैदान या बांगर मिट्टी के बारे में पढ़ लिया था बच्चों, बाढ़ के मैदान हमने पढ़ लिया था, अनकाई दलदल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अनकाई दलदल के साथ साथ हमने छठा जो भौगोलिक क्षेत्र है, बालू के टिब्बा युक्त मैदान, जिनको सैंडी प्लेन भी बोल सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और अपने हरियाणा के अंदर बालू रेत के जो ऊंचे ऊंचे टिल्ले हैं, उनकी अधिकतम जो ऊंचाई है बच्चों, वो हरियाणा में 15 मीटर तक दिखाई देती है। और जो न्यूनतम ऊंचाई वाले टिल्ले हैं, उनकी ऊंचाई का जो बच्चों विस्तार है या एक रेंज जो है वो 3 से 6 मीटर रहती है। तालाब और बावड़ियों का नगर नारनौल को बोलते हैं। और तालाब और बावड़ी, जिसे ठूंठ या बावड़ी भी हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है? वो होता है मृदा अपरदन, मिट्टी के कटने के बाद जो गड्ढे बनते हैं, जिनको हम ताल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ताल भी बोल सकते हैं। और उन्हीं तालों को ठूंठ और बावड़ी के नाम से जाना जाता है बच्चों। उसके बाद जो हमारा 7वां भाग होगा, वो होगा तरंगित या लहरदार, तरंगित या लहरदार मैदान, या हम इंग्लिश में इनको वेवी प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेव का मतलब तरंग, और नाम से ही पता चल रहा है कि लहर या तरंग का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों। लहर या तरंग का मतलब होता है जो कहीं से ऊंचे हो, कहीं से नीचे हो, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जो मैदान होंगे, उन्हीं को हम लहरदार या तरंगित मैदान बोलेंगे। हम बात करें कि ये लहरदार मैदान जो है ना, ये कौन सा मैदानी भाग है, कौन सा क्षेत्र है अपने हरियाणा में? तो ये राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा में कौन सा क्षेत्र होगा। राजस्थान के साथ लगता हरियाणा में बच्चों ये उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ तो समझते होंगे आप लोग, बिल्कुल समझते हैं गुरुजी। कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, तो उबड़ खाबड़ क्या होता है? मैदान होता है, ठीक है। उबड़ खाबड़ क्या होता है? मैदान होता है बच्चों। राजस्थान के साथ लगता तो हमने बालू के टिब्बा युक्त मैदान भी पढ़ा, हमने सिरसा से उसका विस्तार शुरू किया, सिरसा से आगे फतेहबाद, फतेहबाद के इस बाद हिसार। लेकिन सिरसा, फतेहबाद, हिसार के अंदर आपको बालू रेत तो नजर आता है, लेकिन यहाँ बालू रेत के साथ कोई पहाड़ी, कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र नजर नहीं आता है। तो बच्चों, जहां पर ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र ना हो, जो राजस्थान के साथ लगता हो, उसको हम बालू का टिब्बा युक्त मैदान बोलेंगे। और जहां ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ियों के चारों ओर बालू रेत होगा, उसे हम तरंगित या लहरदार मैदान बोलेंगे। यानी कि तरंगित या लहरदार मैदानों की जो पहचान आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो तरंगित मैदान होंगे ना हरियाणा में, वो कौन से होंगे? जहां आपको बालू रेत तो नजर आएगा, जहां पर आपको बालू रेत या थार का मरुस्थल तो नजर आएगा, साथ ही साथ उस बालू रेत वाले इलाके में आपको क्या नजर आएंगे? पर्वत या पहाड़ी नजर आएगी।
पर्वत या पहाड़ी नजर आएगी, ठीक है ना। अब सिरसा के अंदर बालू रेत तो नजर आया, लेकिन हमें कोई पहाड़ या पहाड़ी नजर नहीं आई, तो वहां पर तरंगित मैदान नहीं होंगे। बच्चों, फतेहाबाद के अंदर बालू रेत तो नजर आया, लेकिन हमने वहां कोई पहाड़ी नजर नहीं आई, इसका मतलब वहां भी तरंगित मैदान नहीं होंगे। हिसार के अंदर भी सेम सिनेरियो कि वहां पर बालू रेत तो है, क्योंकि राजस्थान के साथ लगता है हिसार। बच्चों, वहां पहाड़ी नहीं है, तो हिसार के अंदर भी तरंगित मैदानों का विस्तार नहीं होगा। लेकिन हिसार से जब आप आगे जाओगे भिवानी जिले में, और भिवानी का आपने तोसाम वाला इलाका सुना होगा, जहां पर बालू रेत भी है, राजस्थान के थार के मरुस्थल का विस्तार भी है, लेकिन उस मरुस्थल के बीचों बीच, उस बालू रेत के बीचों बीच वहां पर पहाड़ियां भी हैं। चाहे आपने खानक की पहाड़ी सुनी हो, चाहे आपने तोसाम की पहाड़ी सुनी हो जिसके ऊपर बाबा मुंगीपा का मंदिर भी है, चाहे आपने रिवासा गांव की पहाड़ी सुनी हो, चाहे आपने देवसर गांव की पहाड़ी सुनी हो, मेरे बच्चों ये सारा का सारा जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इन पहाड़ियों के चारों ओर क्या है, बालू रेत है। और उसी इलाके को हम क्या बोलेंगे, तरंगित या लहरदार मैदान बोलेंगे। तो इन मैदानों का जो विस्तार होगा ना हरियाणा में, इन मैदानों का जो विस्तार होगा, इन मैदानों का जो विस्तार होगा बच्चों, वो कहाँ होगा गुरुजी? इन मैदानों का जो विस्तार होगा वो भिवानी से स्टार्ट हो जाएगा। अब भिवानी में बालू रेत के बीचों बीच पहाड़, भिवानी के आगे महेंद्रगढ़, बालू रेत के बीचों बीच क्या है बच्चों, पहाड़। महेंद्रगढ़ के आगे रेवाड़ी, बालू रेत के बीचों बीच क्या है, पहाड़। रेवाड़ी के बाद हम बात करें गुड़गांव का इलाका, जो रेवाड़ी को टच करता है, वहां पर भी मेरे बच्चों बालू रेत, और बालू रेत के बीचों बीच पहाड़ियां। और साथ ही साथ हम बात करें नू वाला इलाका, नू या मेवात, और इन जिलों में इन तरंगित मैदानों का विस्तार आपको देखने को क्या है, मिलता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? सर वॉल्यूम बहुत कम है सर, ये 8वां भाग है। क्या बात है भाई साहब, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई क्या? 7वां भाग है भाई, इसके बाद एक और पढ़ना है अपने को। आवाज कम है क्या? एक बार फटाफट बताओ, एक बार फटाफट बताओ मेरे बच्चों। आज मैं मेरे घर के स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन कोशिश रहेगी कि ना आए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, एक दो बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। चलेगा भाई, 8वां जो भाग है उसको हम पढ़ते हैं फिर, ठीक है। लास्ट जो हमारा भाग होगा भौगोलिक क्षेत्र का, उसके बाद ये टॉपिक हम करेंगे कंप्लीट। उसका नाम होगा अरावली क्षेत्र या अरावली का पथरीला प्रदेश। अरावली का पथरीला क्षेत्र, अरावली का पथरीला क्षेत्र। मेरे बच्चों, आपको पता होगा कि अरावली जो है ना, ये एक कैसा पर्वत है? अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अरावली जो है बच्चों, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन से पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत को हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल माउंटेन बोलेंगे। अवशिष्ट पर्वत का क्या है? ये उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल माउंटेन का मतलब क्या होता है बच्चों? वो पर्वत जो अधिक गर्मी और ज्यादा वर्षा के चलते कमजोर होकर टूटना शुरू हो चुके हैं, ऐसे फोल्ड माउंटेन वलित पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है। दोबारा फिर बता रहा हूं, ऐसे पर्वत जो कमजोर हो चुके हैं,
कमजोर होकर टूटना शुरू हो चुके हैं। किसके कारण कमजोर हुए हैं? अधिक गर्मी यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते और बारिश ज्यादा होने के चलते। तो इस इलाके में पहले गर्मी ज्यादा पड़ती थी, वो आज भी ज्यादा पड़ती है। बारिश भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, हालांकि आज इतनी बारिश नहीं होती है। तो मेरे बच्चों, अधिक गर्मी और अधिक वर्षा होने के चलते इस पर्वत की जो चट्टानें हैं वो कमजोर होकर टूटना शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे फोल्ड माउंटेन, ऐसे वलित पर्वत जो कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाएं, उन्हीं को अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। और यही कारण है कि आज हमने पूरे अरावली को तोड़ के हमने अपने भारत के सभी घरों में बिछा लिया है। तो कोई भी घर हो, उस घर के अंदर कोई ग्रेनाइट लगा है, मार्बल लगा है, वो सारा का सारा कहां से आता है? अरावली से आता है मेरे बच्चों। तो पूरे के पूरे अरावली को हमने तोड़ तोड़ के अपने घरों के अंदर बिछा लिया है, क्योंकि इसको तोड़ा जाना क्या है? आसान है। इसकी चट्टानें कमजोर हो रखी हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हम बात करें, ये जो अरावली है ये आपको हरियाणा के कौन सी दिशा में नजर आएगा? ये आपको नजर आएगा हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा के दक्षिण में भी इसका विस्तार है, दक्षिण पश्चिम में भी इसका विस्तार है बच्चों, और दक्षिण पूर्व में भी इसका विस्तार है। और दक्षिण पूर्व में बच्चों क्या है? ये फैली हुई श्रेणी है, फैली हुई श्रेणी है। ठीक है, हम बात करें तो इसकी एक शाखा, अरावली की जो दूसरी शाखा है बच्चों, दौड़ा कुआं। दौड़ा कुआं आपने सुना होगा ना? बिल्कुल सुना है गुरुजी, दौड़ा कुआं दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो इसकी एक और शाखा है, अरावली की जो दूसरी शाखा है वो दौड़ा कुआं से लेके बच्चों दिल्ली विश्वविद्यालय तक फैली हुई है। कौन से विश्वविद्यालय तक? दिल्ली विश्वविद्यालय तक इसकी दूसरी शाखा जो है वो फैली हुई है। और जो ये दूसरी शाखा दिल्ली विश्वविद्यालय तक फैली हुई है बच्चों, इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज, या हम इसे हिंदी में बोलेंगे दिल्ली कटक। रिज को क्या बोलते हैं? कटक, जिसे दिल्ली कटक कहा जाता है। और जो ये दिल्ली रिज है बच्चों, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसको हम अरावली की निम्न श्रेणी भी बोलते हैं। श्रेणी का मतलब रेंज होगा, लोअर रेंज ऑफ अरावली। लोअर रेंज ऑफ अरावली बच्चों दिल्ली कटक को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको निम्न श्रेणी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई, दिल्ली कटक जो है ना वो हरियाणा में फैली हुई कौन सी श्रेणी को बोलते हैं? तो हरियाणा में जो अरावली है उसका एक भाग जिसकी ऊंचाई बहुत कम है बच्चों, वो दिल्ली तक फैली हुई है, धौला कुआं से लेके दिल्ली विश्वविद्यालय तक फैली हुई इस कम ऊंचाई वाली श्रेणी को हम दिल्ली कटक या दिल्ली रिज के नाम से क्या है जानते हैं। धौला कुआं क्या है गुरु? धौला कुआं जगह का नाम है भाई, दिल्ली के अंदर है ना। तो धौला कुआं जो है ना वो दिल्ली के अंदर जगह का नाम है। जयराम जी की भाई, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं जयराम जी की। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। यदि हम बात करें कि अरावली जो है बच्चों, इसकी हरियाणा में औसत ऊंचाई कितनी है? हरियाणा में अरावली की औसत ऊंचाई
हरियाणा में अरावली की जो औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, वो 225 मीटर से लेके 500 मीटर के बीच याद रखनी है। ठीक है, तो 225 से 500 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई है। हम बात करें, अरावली श्रेणी को हरियाणा के अंदर मेवाती पहाड़ियों के नाम से बच्चों हमेशा जाना गया है। तो अरावली श्रेणी का हरियाणा में नाम, तो अरावली श्रेणी को हरियाणा में किस नाम से जाना गया? मेवाती पहाड़ियों के नाम से। आपको ध्यान रखना है कि मेव जो है बच्चों एक जाति है मुस्लिम धर्म की, और मेव जाति के मुसलमान इन पहाड़ियों के बीचों बीच प्राचीन समय से ही रहते आए हैं। तो उस जाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम क्या हो जाता है? मेवाती पहाड़ियां हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हम अपने हरियाणा के अंदर अरावली पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? मेवाती पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। बात करें बच्चों, अरावली का विस्तार हरियाणा के कौन से जिलों में है? तो अरावली का विस्तार हरियाणा के बच्चों भिवानी जिले से पर्वत शुरू हो जाते हैं, तो भिवानी से ही अरावली का विस्तार शुरू हो जाता है। ठीक है, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद बच्चों गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद नू, नू के बाद मेरे बच्चों फरीदाबाद, नू के बाद फरीदाबाद। ठीक है, दादरी भी याद रखें। चरखी दादरी। जिलों में मेरे बच्चों आपको अरावली का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, अरावली का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। हम बात करें तो बच्चों भिवानी के अंदर अरावली की जो पहाड़ियां हैं, भिवानी जिले के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां स्थित है वो कौन कौन सी हैं? भिवानी जिले के अंदर मेरे बच्चों जो जो पहाड़ियां हैं वो आपको ध्यान रखना है। इन पहाड़ियों में एक नाम तो आता है डाडम पहाड़ी। बच्चों गांव का नाम है डाडम, याद रखेंगे। और गांव के नाम पर इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं? डाडम पहाड़ी। अब गांव के नाम पर पहाड़ी है तो गांव का नाम से पहाड़ी जरूर है, लेकिन ये पहाड़ी हिस्सा किसका है? अरावली का है। किसका है? अरावली का। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में डाडम पहाड़ी कौन सी रेंज का हिस्सा रही, तो आप बोलोगे अरावली का हिस्सा है। डाडम पहाड़ी कौन से जिले में है? भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है, डाडम पहाड़ी के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रिवासा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी ध्यान रखोगे? रिवासा। रिवासा भी गांव का नाम है बच्चों, और इस रिवासा गांव के अंदर एक मेला लगता है, बाबा मुंगीपा का मेला। बाबा मुंगीपा का मंदिर तो शाम की पहाड़ी पे है, लेकिन मेला आपको ध्यान रखना है कौन से गांव के अंदर लगता है? रिवासा के अंदर। ठीक है, रिवासा के अंदर। तीसरे नंबर पे जो पहाड़ी है बच्चों, उस पहाड़ी का नाम है देवसर पहाड़ी। उस पहाड़ी का नाम क्या है?
देवसर पहाड़ी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, देवसर गांव है जहां पर माता शेरावाली का बहुत भव्य मंदिर पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है मेरे बच्चों। और नवरात्रों के दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ, ठीक है। तो ये देवसर गांव है और देवसर गांव की जो पहाड़ी है उसे देवसर पहाड़ी बोलते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो पहाड़ी है भिवानी जिले के अंदर, उसका नाम है खानक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी ध्यान रखेंगे? खानक पहाड़ी ध्यान रखेंगे, ये भी अरावली का हिस्सा होगी। खानक पहाड़ी के बाद भिवानी जिले के अंदर बच्चों तोसाम पहाड़ी ध्यान रखनी है। तोसाम पहाड़ी, तोसाम पहाड़ी तोसाम में है। और यहीं पर मैंने आपको बताया बाबा मुंगीपा का मंदिर है। बाबा मुंगीपा के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना भी है बच्चों। तो हरियाणा पुलिस विभाग ने 3 पहाड़ियों के ऊपर 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित कर रखे हैं, जिनमें से 2 पहाड़ी अपने हरियाणा की हैं, जिनमें एक तोसाम पहाड़ी पड़ेंगे और एक आगे मैं आपको टांकरी पहाड़ी पढ़ाऊंगा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो बच्चों हरियाणा की इन 2 पहाड़ियों के ऊपर हरियाणा पुलिस विभाग ने सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वायरलेस रिपीटर एंटीना जो है स्थापित कर रखा है। तो ये तोसाम पहाड़ी के ऊपर बात जरूर याद रखना कि हरियाणा पुलिस द्वारा या हरियाणा पुलिस का यहां पर वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित किया गया है, ठीक है बच्चों। वायरलेस रिपीटर एंटीना क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको पहाड़ी ध्यान रखनी है, कलियाणा पहाड़ी। बच्चों कलियाणा जो पहाड़ी है ना, ये चरखी दादरी में है। और ये वही पहाड़ी है जहां पर आपको एक दुर्लभ पत्थर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हिलना पत्थर, लरजता पत्थर, कंपिंग स्टोन, डांसिंग स्टोन, ठीक है, नृत्य पत्थर। इन नामों से इस गांव के अंदर पाए जाने वाले पत्थर को बच्चों पुकारा जाता है। कलियाणा के बाद ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टांकरी पहाड़ी। बोलते तो इसको टांकड़ी है, टांकड़ी, या इसको आप टांकरी भी बोल सकते हो। ये बच्चों रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। और यहां पर भी क्या है बच्चों, हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना है। हरियाणा पुलिस का यहाँ क्या है गुरुजी? वायरलेस रिपीटर एंटीना है। वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित है बच्चों। बिल्कुल, गुरुग्राम के अंदर भी अरावली की पहाड़ी है। आप गुरुग्राम से हो तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि गुरुग्राम की पहाड़ी या अरावली की पहाड़ी जो है वो कहाँ है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। जगह का नाम भी बताऊंगा और उस जगह के ऊपर आप घूम के भी आना। यहां तक एक बार फटाफट बताइएगा, सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, बताइएगा फटाफट। ठीक है, कलियाणा पहाड़ी के साथ साथ सरखी दादरी में एक और पहाड़ी याद रख लेना, जो पेपर में पूछी गई है और पूछी जाएगी, कर्पूरी पहाड़ी। ठीक है, कि कर्पूरी पहाड़ी जो है ना वो हरियाणा में कौन से जिले में स्थित है बच्चों? तो कर्पूरी पहाड़ी भी याद रखेंगे, चरखी दादरी में, चरखी दादरी में। रेवाड़ी में कौन से गांव में? टांकरी गांव का ही नाम है भाई रेवाड़ी में।
गुरुजी गूगल जो है ना वो 360 बावड़ियों का नगर नारनौल बता रहा है। भाई तो उस गूगल को ही बंद कर दे यार। ठीक है, तुम ये मान लिया करो कि तुम्हारे लिए हरियाणा जीके का गूगल मैं ही हूँ। ठीक है। हाँ, तो गूगल के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, किताबों में बहुत सारी गलतियां हैं। गूगल के ऊपर ये थोड़ी है कि सारी चीजें ऑथेंटिक मिलेगी। ठीक है, गूगल के ऊपर सारी चीजें ऑथेंटिक थोड़ी मिलेगी। अब गूगल के ऊपर तुम डाल दो कि भारतीय सेना ने कराची पर कब्जा किया, तो गूगल तो वो भी बता देगा, क्योंकि गूगल के ऊपर इंसान डालता है और इंसान वहां गलत जानकारी भी डालता है, सही जानकारी भी डालता है। तो गूगल उन चीजों को वेरीफाई नहीं करता। यदि आप भी गूगल के ऊपर कोई चीज डाल रहे हो तो गूगल उसको वेरीफाई नहीं करेगा। वो एक कंटेंट जो है डालने का माध्यम है। आप वहां पे डाल दो हरियाणा के अंदर 24 जिले हैं, तो गूगल ये नहीं बोलेगा कि भाई 24 क्यों बोल रहा है, मैं तो 22 डालूंगा मेरी मर्जी से। आप वहां 24 डालोगे तो गूगल 24 बता देगा, 22 डालोगे तो 22 बता देगा। यानी कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें गूगल के ऊपर और किताबों के ऊपर विश्वास है। यदि गूगल और किताबों के ऊपर विश्वास है तो तुम फिर बैच में लेने क्या आए हो? तुम बैच में फिर क्यों पढ़ रहे हो? तो गूगल को ही गुरु मान लो भाई तुम, किताब को ही सब कुछ मान के फिर रट्टे मारते रहो। अब एक बच्चा और कमेंट कर रहा था कि गिरिपाद मैदानों जो होते हैं वहां पर तो गुरुजी धान की खेती होती है। गुरुजी वहां पे तो 25 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है वहां कंकड़ पत्थर हैं, वहां ना कोई धान है ना वहां कोई गेहूं है। और वो मैंने शायद टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल भी दिया है। तो तुम लोग जो है ना, जो समझा रहा हूं बस उसके ऊपर फोकस किया करो। ठीक है, बाकी मेरे ऊपर तुम छोड़ दो। हालांकि तुम मेरे को जानते नहीं हो, बस अभी अभी पढ़ना तुमने स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन से इस सब्जेक्ट का जन्म हुआ है ना बच्चों, उस दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, ये बाकी जितने भी वायरस निकले होंगे ना, वो मेरे यहीं से निकले होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मैंने लेट स्टार्ट किया, वरना तो जिस दिन से ये सब्जेक्ट बना है दोस्त उसी दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। तो टेंशन फ्री रहे। जो किताबें आपके हाथों में है, जिसने लिखी है उनको भी अच्छे से जानता हूँ मैं, और पढ़ने वालों को भी अच्छे से जानता हूँ हरियाणा जीके के अंदर। तो जितना करवाता हूँ ना, बस बहस मत किया करो, पढ़ लिया करो। चलेगा, हम बात करें मेरे बच्चों इसके अलावा, डोसी पहाड़ी आपको ध्यान रखनी है। दो तीन बच्चे ही हैं ऐसे, बाकी तो सारे चुपचाप पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हम सही ट्रैक पे निकले हुए हैं। और जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उससे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बच्चों, डोसी की पहाड़ी जो महेंद्रगढ़ के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। आपको दक्षिण हरियाणा में जो अरावली श्रेणी नजर आती है, तो उस अरावली श्रेणी में हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? डोसी पहाड़ी। तो दक्षिण हरियाणा की बच्चों क्या है? ये सर्वोच्च पहाड़ी है। दक्षिण हरियाणा की मेरे बच्चों ये क्या है? सर्वोच्च पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डोसी पहाड़ी हम पढ़ रहे हैं, दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च पहाड़ी, ये कहां पर स्थित है मेरे बच्चों? तो ध्यान रखेंगे कि ये आपकी नारनौल में स्थित है। ठीक है, तो नारनौल के आसपास कई गांव हैं, उन गांवों के अंदर ये क्या है बच्चों? फैली हुई है। ठीक है, और इन पहाड़ियों के ठीक नीचे बड़ा खूबसूरत एक रिजोर्ट है, चांदनी रिजोर्ट। ठीक है, नारनौल साइड वाले तो जानते होंगे ना, बड़ा खूबसूरत एक रिजोर्ट है, चांदनी रिजोर्ट। हाँ, अब हम बात करें, ये डवसी की जो पहाड़ी है बच्चों, ये एक हरियाणा में विलुप्त ज्वालामुखी का भी उदाहरण मानी जाती है। हरियाणा में विलुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी समझते हो? जिसको हम डेड वोल्केनो बोलेंगे, मृत ज्वालामुखी बोलेंगे।
मतलब इस पहाड़ी के ऊपर पहले ज्वालामुखी फूटा था या फटा था बच्चों, दोबारा यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई नहीं। तो ये हरियाणा में एक विलुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो मानी जाती है डोसी की पहाड़ी। इसी डोसी की पहाड़ी के ऊपर बैठकर मेरे बच्चों च्यवन नाम के ऋषि ने क्या की थी, तपस्या की थी। तो ये च्यवन ऋषि का क्या है, च्यवन ऋषि का मेरे बच्चों ये तपस्थल मानी गई है। तो च्यवन ऋषि की ये क्या होगी, पहाड़ी तपस्थली होगी। और इसी पहाड़ी के ऊपर जब च्यवन ऋषि तपस्या किया करते थे तो बच्चों कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वो स्वस्थ रहा करते थे। और उनके स्वस्थ रहने के पीछे जो राज था वो इन डोसी की पहाड़ियों के ऊपर पाए जाने वाली जड़ी बूटियां थी। और उन जड़ी बूटियों को कूट कर च्यवन नाम का जो बाबा है, ऋषि है, वो एक परास तैयार कर लिया करता था। और मेरे बच्चों सुबह शाम दो दो चम्मच उसी परास का वो सेवन किया करता था। और उस परास का सेवन किए जाने के बाद उसको बच्चों खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उसके बाद जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक आपकी कंपनियां आई जो आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर नजर आई, उन्होंने भी बच्चों अपने नाम से अपनी जड़ी बूटियां बनाकर एक परास तैयार किया और उसको बाजारों में बेचना स्टार्ट किया। उसी को हम क्या बोलते हैं, च्यवनप्राश बोलते हैं। तो बच्चों जो च्यवनप्राश के डब्बे के ऊपर प्लाथी मारे बाबा बैठा है वो कोई और बाबा नहीं, वो च्यवन बाबा है मेरे बच्चों। क्योंकि ऐसा प्राश तैयार करने का काम सबसे पहले दुनिया में किसने किया था, च्यवन बाबा ने। तो आपसे कोई पूछ ले कि च्यवनप्राश का आविष्कार कौन सी पहाड़ी से हुआ, खाया है क्या तुमने च्यवनप्राश? च्यवनप्राश का जो आविष्कार है मेरे बच्चों वो इसी पहाड़ी में, ठीक है। इसी पहाड़ी से हरियाणा के अंदर एक समुदाय भी निकला और उस समुदाय को बोलते हैं डूसर। हरियाणा में डूसर समुदाय, डूसर या इनको भार्गव भी कहा जाता है, डूसर या भार्गव समुदाय की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, ठीक है, वो कौन सी पहाड़ी से हुई है, इसी पहाड़ी से हुई है। ये भी ध्यान रखें। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं। आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दो नकटा ऐसा होता है मानने ही नहीं, ठीक है। हाँ, मेरी तरीके मेरे जैसा होता है, मैं भी मानता नहीं हूँ। जब तक मेरे को कोई चीज़ लास्ट तक हासिल नहीं हो जाती ना, मैं भी मानता नहीं हूँ। तो आप भी मेरी तरह नकटे हो, है ना। जरूरी है, नकटा होना भी चाहिए। हरियाणा में पैदा हुए और नकटे ना हुए तो फायदा क्या हुआ। तो भाई हरियाणा में डोसर भार्गव समुदाय की उत्पत्ति इसी पहाड़ी से। हम बात करें तो ये पहाड़ी कई गांव में फैली हुई है। तो इस पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा बिंदु होगा बच्चों वो कौन से गांव में होगा, तो डोसी पहाड़ी की डोसी पहाड़ी की बच्चों सर्वोच्च जो ऊंचाई होगी वो होगी डाणी कुलताजपुर गांव के अंदर। पेपर में पूछा गया था, ये गांव का नाम है डाणी कुलताजपुर। और नारनौल से शायद 8-9 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है, डाणी कुलताजपुर, ठीक है। डाणी कुलताजपुर नारनौल से ये 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे बच्चों। और यहाँ पर हम बात करें तो डाणी कुलताजपुर के अंदर इस चोटी की जो हाइट है वो कितनी है, 652 मीटर है, ठीक है। और यही जो चोटी होगी ये दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी होगी। तो दक्षिण हरियाणा की जो सर्वोच्च चोटी है मेरे बच्चों वो कौन से गांव के अंदर है, डाणी कुलताजपुर गांव के अंदर है। या उसे हम डोसी की पहाड़ी बोलेंगे, सर्वोच्च पहाड़ी आपसे पूछ ले। दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण हरियाणा की ये क्या हो जाएगी, सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर हुई, बताएगा एक बार फटाफट।
उसके बाद हम बात करेंगे सर एचएसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये बैच सफिशियंट है क्या? मेरे बच्चों, हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी का कोई भी पेपर हो तो हर पेपर के लिए ये सफिशियंट ही नहीं, सब कुछ है। यदि इस बैच को आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, साथ की साथ जो टीचर पढ़ाते हैं उसकी वैल्यू को समझते हुए आप रिवीजन कर लोगे, तो आपको ना तो कोई किताब खरीदने की जरूरत है और ना आपको कोई और बैच खरीदने की जरूरत है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लगातार बैच पे बैच बैच पे बैच खरीदे जाए। बैच खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि उस बैच में शुरू से लेके लास्ट तक टीचर के साथ बने रहने से बच्चों सिलेक्शन होगा। उस कंटेंट की वैल्यू को समझते हुए उसकी बार बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होगा। ठीक है? चलेगा मेरे भाई। इसके बाद हम कुछ और पहाड़ियां पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम गुरुग्राम की तरफ सरक लेते हैं। गुरुग्राम की तरफ हम क्या है, इसको सरका लेते हैं। ठीक है, अब गुरुग्राम वाले बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये गुरुग्राम में कहाँ है। तो आप लोगों ने एक तो सोहना की पहाड़ी सुनी होगी बच्चों, सुनी है सोहना की पहाड़ी? बिल्कुल सुनी है। तो गुरुग्राम में अरावली की जो पहाड़ियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी बच्चों? एक तो वो पहाड़ी जहां पर विंटेज कार रैली का आयोजन होता है। ठीक है, उसमें एक तो सोहना पहाड़ी है। सोहना पहाड़ी के ऊपर ही आपका विंटेज कार रैली का आयोजन होता है फरवरी के महीने में। और इस विंटेज कार रैली की शुरुआत 1964 में हुई थी। ठीक है, 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सोहना जो है ये गुरुग्राम की तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ गर्म पानी का चश्मा है। मेरे बच्चों, हम बात करें तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी फटा था। यही कारण है कि गर्म पानी का जो चश्मा है वहाँ गंधक की मात्रा ज्यादा है, और मैग्मा के अंदर गंधक आएगा तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, वहां से निकलने वाला जो जल होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, गर्म होगा। तो सोहना पहाड़ी है। सोहना पहाड़ी के साथ साथ आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा ना कि साइबर सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को। तो साइबर सिटी के साथ साथ इसे सोलर सिटी भी बोलते हैं। सोलर सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर होने के चलते इसको हमने सोलर सिटी बोला। तो बच्चों, वो हेडक्वार्टर कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? वो गवाल पहाड़ी के ऊपर है। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है वो? गवाल पहाड़ी के ऊपर है। याद रखेंगे, कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? गवाल पहाड़ी। तो सोहना पहाड़ी भी गुरुग्राम की होगी और गवाल पहाड़ी भी कहाँ की होगी? गुरुग्राम की होगी। ठीक है सर, सबसे ज्यादा जो सोयल एरोजन है वो शिवालिक क्षेत्र में होगा या गिरिपाद मैदान? शिवालिक क्षेत्र में होगा मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ शिवालिक क्षेत्र में, क्योंकि जल की रफ्तार वहां क्या है, ज्यादा है गिरिपाद मैदानों के कंपैरिजन में। गिरिपाद मैदानों के कंपैरिजन में। ठीक है, गुरुग्राम के बाद मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर जो पहाड़ी है गुरुजी अरावली की, उनको बोलते हैं मंगरबानी। शायद ये पहाड़ी आपने पहली बार सुनी हो हरियाणा के अंदर। मंगरबानी फरीदाबाद जिले में गांव है बच्चों। और फरीदाबाद जिले के अंदर मंगरबानी गांव के अंदर जो पहाड़ी है उसको क्या बोल देंगे हम? मंगरबानी पहाड़ी बोल देंगे। ठीक है, नू के अंदर हम बात करेंगे तो नू में बच्चों बोलेंगे कोटला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोल देंगे? कोटला। तो पेपर में पूछा गया है कि कोटला पहाड़ी जो है ये कहाँ है, तो आप बोलेंगे कोटला पहाड़ी जो है ना वो नू के अंदर है मेरे बच्चों, मेवात के अंदर है। कहाँ है? मेवात के अंदर है। ठीक है, याद कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। अब देखिएगा, एक और हम नदी पढ़ते हैं हरियाणा में, इंदौरी नदी। तो बच्चों, इंदौरी नदी जो निकलती है ना वो इंदौर दुर्ग के नजदीक से निकलती है। और इंदौर के दुर्ग के पास जो पहाड़ी होगी उसको हम बोल देते हैं इंदौरी पहाड़ी।
तो फरीदाबाद के अंदर कौन सी पहाड़ी याद रखोगे? मंगरबानी पहाड़ी याद रखेंगे। ठीक है, पहली बार सुनी होगी शायद हरियाणा जी के पढ़ने वाले बच्चों ने, लेकिन पेपर में पूछा जाएगा। जिस दिन पूछा जाएगा बच्चे यही बोलेंगे कि यार कहाँ से डाल दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मंगरबानी गांव है बच्चों फरीदाबाद के अंदर, और इस गांव के अंदर जो अरावली का विस्तार है उसे मंगरबानी पहाड़ी बोलते हैं। और नू के अंदर कोटला पहाड़ी याद रखेंगे, और इंदौरी पहाड़ी जो है वो आप याद रखेंगे। कर लोगे याद? कर लेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अरावली जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अरावली क्षेत्र जो है बच्चों वो हरियाणा में किसके लिए जाना जाता है? मिनरल रिसोर्सेज के लिए। खनिज संसाधनों के लिए क्या होगा बच्चों? ये प्रसिद्ध होगा। सबसे ज्यादा खनिज आपके अरावली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ जिला खनिज संसाधनों के लिए बच्चों जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर अरावली का जो विस्तार है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो हरियाणा में अरावली का जो विस्तार होगा बच्चों वो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.09% भाग पर मेरे बच्चों। ठीक है, तो मैं थोड़े बहुत गाने भी सुना देता हूँ, क्योंकि हमारे जो पड़ोस है ना भाई साहब, हमारे पड़ोस में जो है म्यूजिक की तरफ खास ध्यान दिया जाता है। इसलिए एक दो गाना तुम्हें सुनाई भी दे जाए ना तो तुम्हें अचंभा नहीं करना है कि यार सर कहाँ है, तो तुम समझ जाना कि भाई घर पे हूँ। ठीक है, तो हरियाणा में अरावली का जो विस्तार होगा वो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.09% भाग पर होगा मेरे बच्चों। यहां तक बातें क्लियर हुई? अब यहां तक बातें क्लियर हुई तो ये आपका टॉपिक भी क्या हो जाता है मेरे बच्चों? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बड़े शानदार ढंग से, और जैसे मैंने आपको कवर कराया है सेम टू सेम डिट्टो आपको कवर करना है ये। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? हमने बच्चों पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में जो पर्वतीय क्षेत्र नजर आया है या तो उत्तर पूर्व में शिवालिक नजर आया है, या दक्षिण दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में अरावली आपको नजर आया है। और मैं आपसे पूछूं कि नदियां कहाँ से निकलती है, आप बोलोगे पर्वतों से निकलती हैं। ठीक है, हालांकि अपवाद भी हो सकता है, मैदानों से भी नदियां निकल जाती है। यदि मैदानी क्षेत्र में कोई झील है तो झील से भी कोई नदी निकल सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर फुलहर नाम की झील से बच्चों नदी निकलती है। ठीक है, लेकिन हम बात करें तो अपने हरियाणा के अंदर मैदानी क्षेत्र से कोई नदी नहीं निकलती। अपने हरियाणा में नदी आपको यदि निकलती हुई नजर आएगी या तो वो उत्तर पूर्व में नजर आएगी या तुम्हें दक्षिण में नजर आएगी। उत्तर पूर्व में शिवालिक क्षेत्र से नदियां निकल के हरियाणा में बहेंगी, और दक्षिण में जो अरावली क्षेत्र है वहां से नदियां निकल के बच्चों उत्तर की ओर बहती हुई आपको नजर आएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों हरियाणा की सारी नदियां। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा। टॉपिक का नाम है बच्चों ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। टॉपिक का नाम है हरियाणा का अपवा तंत्र। ठीक है, या हम इसे बोलेंगे
ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। ठीक है, साहिल मेरे भाई देखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है ना हर कमेंट का जवाब चाहते हैं, तो आप लोगों से मैं हाथ ही जोड़ सकता हूं कि आप बार बार कमेंट मत किया करो दोस्त। जब तक आपका टॉपिक चल रहा है ना, आप मेरा जो ध्यान है वो कमेंटों की तरफ मत लेके आया करो, ठीक है? क्योंकि फिर मेरे को रिप्लाई देना ही देना पड़ता है, मैं स्किप या इग्नोर नहीं कर सकता आप जैसे प्यारे बच्चों को। तो मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि आप लोग लास्ट के जो 4-5 मिनट रहते हैं उस समय आप मेरे से क्वेश्चन पूछते रहना। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछोगे जो चल रहा है ना उससे रिलेटेड पूछोगे। अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ है, चल रही है नदियां, और इसको मेरे बच्चों बाबा काली कमली वाले का डेरा बताना पड़ेगा। तो ऐसे मत किया करो तुम लोग, ठीक है? जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे को लगता है कि यार तुम मेरा ही इम्तिहान लेने पे जुटे हुए हो कि भाई सर से पूछते हैं कि सर को ये आता है या नहीं आता है। तो नदियों का टॉपिक है तो नदियों के बारे में, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा कि भाई शिवालिक क्षेत्र में ज्यादा मृदा अपरदन होता है या अरावलीय क्षेत्र में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरावलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपरदन होगा, और अरावली ना बोल के हम उसे बोलेंगे बाड़ू के टिब्बायुक्त मैदान, ठीक है ना? और बाड़ू के टिब्बायुक्त मैदान का मतलब वो अरावलीय क्षेत्र ही है, क्योंकि जहां पर भी अरावली की पहाड़ियां हैं उन्हीं के चारों ओर आपको बाड़ू रेत नजर आता है, तो वहां पर ज्यादा अपरदन होगा। क्योंकि जब भी आंधी तूफान आते हैं तो बच्चों बालू रेत ही कटेगा। और हरियाणा में बारिश ज्यादा नहीं आती है, भारत के अंदर कम वर्षा वाले राज्यों में हरियाणा को शामिल किया जाता है। हरियाणा जो है ज्यादा वर्षा वाले राज्यों में शामिल नहीं है, कम वर्षा वाले राज्यों में शामिल है, तो यहाँ बारिश कम आती होगी। बारिश कम आएगी तो बच्चों जल के माध्यम से मिट्टी का कटाव यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ आंधी तूफान ज्यादा आते हैं तो यहाँ पर मृदा अपरदन वायु के माध्यम से ज्यादा होगा, और वो इलाका आपका दक्षिण दक्षिण पश्चिम वाला इलाका होगा। अरावलीय क्षेत्र बोल सकते हो, बाड़ू के टिब्बायुक्त मैदान आप बोल सकते हो, ठीक है? चलेगा। अब हम बात करेंगे हरियाणा का अपवा तंत्र, समझने की कोशिश करो। अपवा का मतलब होता है ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है ड्रेन यानी कि निकासी। बच्चों जब भी आपके गांव के अंदर पानी भर जाता है तो फिर गांव का सरपंच क्या करता है, गांव के चारों ओर जो गहरी गहरी खाइयां खोदी गई होगी उनको हम ड्रेन बोलते हैं, और वो गांव का जो पानी है बच्चों उनको ड्रेनों तक पहुंचाया जाएगा, और ड्रेन से पानी फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों ये जो आपके गांव के अंदर जल को बाहर निकालने का सिस्टम है वो आपके गांव का ड्रेनेज सिस्टम है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि जब अपने क्षेत्र के अंदर या अपने देश के अंदर जब भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती हैं, उनमें पानी ज्यादा आता है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो मेरे बच्चों उस जल को हमें क्या है, बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे हम घरों के अंदर कोई भी जल यूज करते हैं तो यूज किया गया जल हम घर से नालियों के माध्यम से बाहर धकेलते हैं, नालियां ये जाके बड़े बड़े नालों में गिरती हैं, बड़े बड़े नाले आगे जाके मेरे बच्चों किसी नदी के अंदर गिरते हैं, और नदी जो है वो आसपास के सारे मैदानी क्षेत्र का जल लेकर लास्ट में किसी खाड़ी सागर के अंदर चली जाती है। तो नदियों के द्वारा किसी भी क्षेत्र का जल जब निकास इस तरीके से किया जाता है तो बच्चों उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, निकासी तंत्र, अपवा तंत्र इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो हरियाणा का जो अपवा तंत्र है आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो दो भागों में बटा हुआ है। तो हरियाणा का अपवा तंत्र कितने भागों में विभाजित किया गया है? सर हरियाणा का अपवा तंत्र दो भागों में विभाजित है, ठीक है? तो ये दो भागों में विभाजित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो भाग कौन से होंगे। अब अपने हरियाणा के अंदर पहाड़ मेरे बच्चों कितनी दिशाओं में है? दो दिशाओं में है। या तो आपको उत्तर पूर्व में नजर आएंगे या आपको नजर आएंगे मेरे बच्चों दक्षिण दक्षिण पश्चिम के अंदर। तो हरियाणा का जो अपवा तंत्र है ना, उसमें सबसे पहला अपवा तंत्र होगा उत्तरी अपवा तंत्र।
ठीक है, उत्तरी अपवा तंत्र यानी कि सिर की दिशा से जो नदियां निकल के पैरों की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी, उन सारी की सारी नदियों को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम यानी कि उत्तरी अपवा तंत्र। और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा साउदर्न ड्रेनेज सिस्टम यानी कि दक्षिणी अपवा तंत्र। अब दक्षिण दिशा कौन सी है? पैरों वाली दिशा। और पैरों वाली दिशा में हमने कौन से पर्वत पढ़े हैं? अरावली पर्वत पढ़ा है। तो अरावलीय क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकल के पैरों की तरफ से बच्चों सिर की दिशा में आएंगी, उन सारी की सारी नदियों को हम कौन से अपवा तंत्र का हिस्सा बोलेंगे? दक्षिणी अपवा तंत्र का हिस्सा बोलेंगे। तो उत्तरी अपवा तंत्र शिवालिक की साइड से निकलने वाली, या सिर की दिशा से निकल के पैरों की तरफ आने वाली, या मेरे बच्चों सिर की दिशा से निकल के पैरों की तरफ, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, या राइट हैंड साइड की तरफ, वो कहीं भी जा सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं उत्तरी अपवा तंत्र। यानी कि उत्तरी अपवा तंत्र का मतलब है सिर की तरफ से नदियां निकलनी चाहिए, दक्षिणी अपवा तंत्र का मतलब है पैरों की तरफ से नदियां निकलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो उत्तरी अपवा तंत्र है ना, इस उत्तरी अपवा तंत्र के अंतर्गत मैं आपको बहुत सारी नदियां पढ़ाऊंगा। वो कौन कौन सी नदियां होंगी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि उत्तरी अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदियां हम पढ़ने वाले हैं। उत्तरी अपवा तंत्र में मेरे बच्चों एक तो हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण अपने हरियाणा में बहने वाली नदी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एक और महत्वपूर्ण नदी अपने हरियाणा की, जिसमें यमुना के बाद सबसे ज्यादा जल साल भर देखा जाता है, वो है गग्गर हकरा नदी। तीसरे नंबर पे मेरे बच्चों हम बात करेंगे मारकंडा नदी। चौथे नंबर पे बात करेंगे बच्चों टांगरी या डांगरी नदी। टांगरी या डांगरी नदी। ठीक है, पांचवें नंबर पे मेरे बच्चों हम बात करेंगे सरस्वती नदी, जो आज तो नहीं बहती, लेकिन इसको दोबारा से खोजा जा रहा है। जब ये पहले बहती थी तो कैसे कैसे बहती थी, क्योंकि हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी जब बहती थी तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान मेरे बच्चों अपने हरियाणा क्षेत्र को आगे लेके जाने में रहा है। ठीक है, बड़ी पूजनीय नदी रही है, ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी के रूप में इसे जाना गया है, सरस्वती नदी। इसके बाद हम बात करेंगे थापना नदी। थापना नदी, इसके साथ साथ हम बात करेंगे ऋग्वेद काल की कुछ और नदियां, जिसमें आपगा नदी। कौन सी नदी? आपगा नदी। ठीक है, हम बात करेंगे मेरे बच्चों कौशल्या नदी। इसके अलावा बहुत सारी और नदियां पड़ेंगे छोटी छोटी, जो मेरे बच्चों इन बड़ी नदियों में पानी गिराएंगी। ठीक है, तो उत्तरी अपवा तंत्र में ये नदियां आपको 8 मुख्य तौर पे याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी नदी उत्तरी अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इन 8 में से बच्चों जो आपको ऑप्शन में ना मिले, तो वो ऑप्शन में मिलेगी दक्षिणी अपवा तंत्र की नदी, वो उत्तरी अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं होंगी। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा थापना नाम की जो नदी है वो कौन से अपवा तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन दे देगा उत्तरी अपवा तंत्र, दक्षिणी अपवा तंत्र, या ऑप्शन सी दे देगा दोनों या दोनों में से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, गग्गर को हकरा बोलते हैं, ओट्टू बांध से आगे इसे हकरा नदी के नाम से जाना गया है। ठीक है, हम बात करते हैं दक्षिणी अपवा तंत्र की। तो दक्षिणी अपवा तंत्र में मेरे बच्चों याद रखेंगे हम कि कौन कौन सी नदियां आपको पढ़नी है। तो दक्षिणी अपवा तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में आपको पढ़ना है साहिबी नदी। साहिबी नदी, साहिबी के अंदर पानी गिराने वाली इंदौरी नदी। इंदौरी नदी, उसके बाद आपको पढ़ना है
कृष्णावती या कसोती नदी, कृष्णावती या कसोती नदी। और उसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों लास्ट में दोहन नदी, दोहन नदी, ठीक है ना। तो ये आपको 4 नदियां दक्षिणी अपवाद तंत्र में क्या है, पढ़नी है। बच्चों हम बात करें तो हरियाणा में जो ये नदियां बहती आ रही हैं लंबे समय से, ऋग्वेद काल से ही, क्योंकि ऋग्वेद काल में हरियाणा में बहने वाली कई नदियों का वर्णन है। चाहे मैं सरस्वती की बात करूं, चाहे मैं यमुना की बात करूं, चाहे मैं आपगा की बात करूं, चाहे मैं वैतरणी की बात करूं, चाहे मैं अंशुमती की बात करूं, चाहे मैं दृष्टति की बात करूं, तो मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर ऋग्वेद काल से जो नदियां बहती आ रही हैं, इन नदियों को सबसे पहले अच्छे तरीके से जिसने एक्सप्लेन किया, हरियाणा में बहने वाली नदियों का जो सबसे पहले हमें वर्णन मिला बच्चों, वो महर्षि वेदव्यास की बदौलत मिला। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया संस्कृत के अंदर एक पुराण है, जो बच्चों भगवान विष्णु के वामन अवतार के ऊपर लिखा गया था। वामन का मतलब नाटा होता है, छोटा होता है, बोना होता है, और भगवान विष्णु ने बोने कद का एक अवतार बच्चों लिया था, और उसी अवतार की महिमा का गुणगान महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत में एक पुराण लिखकर किया, उसी को वामन पुराण बोलते हैं। और उस वामन पुराण के अंदर बताया गया कि हरियाणा अक्षेत्र के अंदर 7 बड़े वन हुआ करते थे, 7 बड़े जंगल हुआ करते थे, और इन्हीं 7 बड़े जंगलों के बीचों बीच 9 महत्वपूर्ण नदियां जो हैं वो बहा करती थी। तो हरियाणा में बहने वाली जो नदियां होंगी मेरे बच्चों, उसका सर्वप्रथम वर्णन आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है महर्षि वेदव्यास जी ने वामन पुराण में किया है। और वामन पुराण में बहने वाली कितनी नदियों का वर्णन हमें मिलता है, 9 नदियों का हमें वर्णन मिलता है। कितनी नदियों का वर्णन मिलता है बच्चों, 9 नदियों का वर्णन मिलता है। इसको मैं आपको कल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, 9 की 9 नदियों के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना सा ही। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पर्सनली भी मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि सर स्पीड कराओ, स्पीड कराओ, स्पीड कराओ। देखिएगा भाई, सिलेबस कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है सिलेक्शन लेके आना। सिलेबस का एक पॉइंट भी मैं नहीं छूटने दूंगा, चाहे पेपर 1 महीने बाद ही क्यों ना आ जाए, मैं 5-5 घंटे पढ़ा के भी सिलेबस पूरा करा दूंगा, ठीक है। ये सारा का सारा कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। यदि पेपर जल्दी आ जाएगा तो मैं पीपीटी लगा के भी आपको मेरे बच्चों सिर्फ 4 दिन में भी सिलेबस पूरा करा दूंगा, ये ध्यान रखना, सिर्फ 4 दिन में। यानी कि 4 दिन का मतलब क्या है, 32 घंटे, 8 घंटे रोज क्लास लूंगा ना, तो 4 दिन में भी पूरा करा दूंगा। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 7 साल हो चुके हैं मेरे को ऐसे लिखते हुए एक एक शब्द को, तो सारी की सारी मेरे पास ऑलरेडी पीपीटी हैं। लेकिन मैं पीपीटी लगा के इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि आपको धीरे धीरे सारी की सारी चीजें आराम आराम से क्या हो समझ में आए। क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो 8 घंटे लगातार पढ़ने से नहीं आएगी, बल्कि 8 दिन 1-1 घंटा लगातार पढ़ने से आएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा सिलेबस की, किसी भी प्रकार की आप टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोग जो है वो ध्यान रखें कि आप लोग जो है वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो आपको सलाह देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहली बार जुड़े होंगे, लेकिन आप पहले बच्चे नहीं हैं जो मेरे से जुड़े हों, समझ में आई बात। तो आपको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सलाह आपको मान लेनी है कि मेरे बच्चों आप लोग लगातार पढ़ते रहो, सिलेबस की टेंशन मत लो। मात्र 15 दिन में भी आ जाएगा ना, तब भी सिलेबस कराऊंगा, और बताओ, तब भी सिलेबस करवाऊंगा, और एक सिंगल चीज भी नहीं छुटवाऊंगा, ठीक है। तो आप पर्सनली जो सलाह देते हो, आप मुझे सलाह मत दिया करो, मैं आपको सलाह देता हूं, क्योंकि मैं आपसे बड़ा भी हूं और आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस सब्जेक्ट का रखता भी हूं। बाकी सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट की अच्छा खासा एक्सपीरियंस में रखता हूं, ठीक है। चलेगा मेरे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। चेतांग नदी के बारे में भी पढ़ेंगे, उत्तरी अपवातंत्र का ही हिस्सा है चेतांग नदी, ठीक है। चेतांग नदी जो सरस्वती में पानी गिराती थी, तो उसके बारे में भी मैं कल आपको पढ़ाऊंगा।